नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर जवाब तलब किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से कुछ दस्तावेज मांगे हैं। स्वामी ने आरओसी से भी कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो एजेएल की ओर से दाखिल किए गए थे। उन्होंने आयकर विभाग से भी एजेएल की ओर से दाखिल किए गए आयकर रिटर्न से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। स्वामी की अर्जी के मुताबिक मामले में सुनवाई के मकसद से इन दस्तावेजों को हासिल करना जरूरी है। दिल्ली उच्च न्यायालय से निचली अदालत के एक आदेश को दरकिनार कर दिए जाने के बाद स्वामी ने यह अर्जी दाखिल की है। गौरतलब है कि 2010 और 11 की कांग्रेस पार्टी की बैलेंस शीट और दस्तावेज मांगे गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर आदेश पारित कर दिया था। निचली अदालत का आदेश स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत और संविधान द्वारा दिए गए स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। इस मसले पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने नोटिस जारी कर उनसे 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। यूपी चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर जोर पकड़ता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह को अयोध्या और राम मंदिर की याद आ गई है। मुलायम ने कार सेवकों पर गोली चलाने को सही फैसला करार दिया है। लखनऊ में मुलायम सिंह ने कहा कि अयोध्या में एकता बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी थी। गोली चलवाने के बाद मेरी आलोचना हुई थी। मुझे मानवता का हत्यारा बताया गया था, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। एकता बचाने के लिए 16 की जगह 30 जाने भी लेनी पड़ती तो मैं ये जरूर करता। बता दें, मुलायम साल भर पहले भी कार सेवकों को लेकर ऐसे ही बात कर चुके हैं। तब भी उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने के फैसले को सही करार दिया था। मुलायम का ये बयान सियासी हलकों में चुनाव से पहले उनका चुनावी दांव समझा जा रहा है। यूपी चुनाव के औपचारिक ऐलान में भले ही कुछ वक्त बचा हो, लेकिन मायावती ने अपनी तरफ से यूपी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ आजमगढ़ में मायावती अपनी दूसरी रैली करने जा रही है, जिसमें वो एक साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ यलगार करेंगे। मायावती की नज़र इस इलाके में यादव और मुसलमान वोटों पर है। पूर्वांचल के इस इलाके में यादव और मुसलमान वोट सबसे ज्यादा है। आजमगढ़ से सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव सांसद है। फिलहाल यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से 9 अकेले सपा के पास है। आजमगढ़ पर जितनी पकड़ सपा का है, उतने ही बसपा की भी है। दोनों की सीटों में भले ही जमीन आसमान का अंतर हो, लेकिन यहाँ मतों के प्रतिशत महज 3% का अंतर है। और 2007 में यहाँ बसपा ने 10 में से 7 सीटें जीती थी। मायावती इस रैली में करीब 5 लाख लोगों को जुटाने का दावा कर रही हैं। अपने आप को समाजवादी ना कर मुलायमवादी बताने वाले अमर सिंह की नाराजगी को अखिलेश यादव ने दूर कर दिया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम से मुलाकात के लिए समय न दिए जाने और जयाप्रदा को तरजीह न दिए जाने की बात अमर सिंह ने की थी। माना जा रहा है कि उसी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने जयाप्रदा को यूपी फिल्म विकास परिषद का उपाध्यक्ष मनोनीत करते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सूत्रों का कहना है कि सीएम के इस कदम से आजम खान खफा हो गए हैं। इस परिषद के अध्यक्ष गीतकार गोपाल दास नीरज हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों अमर सिंह ने मुलायम सिंह से मिलने का समय न मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर उन्हें समय नहीं मिला तो वे राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें और जयाप्रदा को पार्टी में अपमानित किया जा रहा है। अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार यह कह रही है कि जयाप्रदा को पद दिया जाएगा, लेकिन दे नहीं रही है, जबकि उन्होंने पद की मांग नहीं की है। ऐसा उन्हें अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। अमर सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह के अलावा कोई नहीं चाहता कि वे राज्यसभा जाएं। अमर सिंह के इन आरोपों पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया था कि अमर अंकल को यह भी शिकायत है कि मैं मिलने का समय नहीं देता, लेकिन सवाल यह है कि अगर मैं सिर्फ लोगों से मिलता रहा तो काम कब करूंगा। जैन मुनि पर टिप्पणी कर विवादों में घिरे गायक विशाल ददलानी ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विशाल ददलानी आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं। 5 साल केजरीवाल वाला गाना उन्होंने ही गाया था, लेकिन ट्विटर पर जैन मुनि तरुण सागर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद पार्टी ने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया है। लिहाजा ददलानी ने ट्विटर पर संन्यास का ऐलान कर दिया है। जैन मुनि तरुण सागर ने 2 दिन पहले हरियाणा विधानसभा में विधायकों को प्रवचन दिया था, जिसमें उन्होंने राजनीति को अपने आचरण में सुधार की नसीहत दी थी। तरुण सागर जी महाराज बिना कपड़ों के रहते हैं। इसी बात को लेकर ददलानी ने ट्विटर पर टिप्पणी कर दी थी। ददलानी के खिलाफ लोगों ने ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया था। बाद में सोशल मीडिया पर ददलानी लगातार लोगों से माफी मांगते रहे। मामला बढ़ते देख रात 9:30 बजे ददलानी ने ट्विटर पर लिखा, भूल हो गई, माफ कर दीजिए, मगर धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़ने दीजिए। म्यूजिक डायरेक्टर ददलानी आम आदमी पार्टी से सक्रिय तौर पर जुड़े हुए थे।
पिछले साल दिल्ली चुनाव के वक्त प्रचार में खून पसीना भी बहाया था। अरविंद केजरीवाल के साथ प्रचार में उनके रथ पर घूमा करते थे, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने इनके नेता बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। इसरो ने स्क्रैम जेट इंजन के सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में इसरो के इस परीक्षण को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के रॉकेट पोर्ट से तय समय पर सुबह 6:30 बजे 2 स्टेज इंजन साउंडिंग रॉकेट ने उड़ान भरी। मिशन के सफलता की जानकारी इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इस दौरान 2 स्क्रैम जेट इंजनों का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को लेकर अंतिम जानकारी बाद में साझा की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इन इंजनों का सिर्फ 6 सेकंड के लिए ही परीक्षण किया गया है। इसरो के एक सीनियर वैज्ञानिक के मुताबिक स्क्रैम जेट इंजन में ईंधन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग केवल रॉकेट के वायुमंडलीय चरण के दौरान होता है। इससे ईंधन में ऑक्सीडाइजर की मात्रा को कम करके प्रक्षेपण पर आने वाले खर्च में कटौती की जा सकेगी। साथ ही स्क्रैम जेट इंजन ऑक्सीजन को द्रवित कर सकता है और इसे रॉकेट या जहाज में संग्रह किया जा सकता है। गौरतलब है कि पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है। परीक्षण की सफलता को लेकर इसरो के चेयरमैन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताई है। सफल प्रक्षेपण के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर इसरो को बधाई दी और लिखा कि भारत को इस उपलब्धि पर गर्व है। साल 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हुए हमले में कथित तौर पर लिप्त एलईजी के 4 आतंकी रविवार तड़के यहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। पंजाब पुलिस के अपराध जांच विभाग के अनुसार लाहौर के मनवान इलाके में सीआईडी दल पर 7 आतंकियों ने हमला कर दिया था। सीआईडी का विभागीय कार्यालय मानवा में ही है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया, आतंकियों के हमले के बाद पुलिस दल ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 4 आतंकी मारे गए और 3 आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। उन्होंने बताया कि फरार आतंकियों का पता लगाने के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। मारे गए आतंकियों की पहचान जुबैर उर्फ नाइक मोहम्मद, अब्दुल वहाब, अदनान, अरशद और अतीकुर रहमान के तौर पर हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि यहां वर्ष 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हुए हमले में और वर्ष 2008 में लाहौर के मून मार्केट पर हुए हमले में शामिल थे। जून में लाहौर स्थित आतंकवाद निरोधक अदालत ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमले के मामले में प्रतिबंधित एलईजे के 6 सदस्यों अब्दुल्ला, जावेद अनवर, इब्राहिम खलील, मोहम्मद वहाब और अरशद पर अभियोग लगाया था। ओबेदुल्ला, जावेद अनवर और इब्राहिम खलील जमानत पर है, जबकि शेष कोट लखपत जेल में बंद है। हमले का मास्टरमाइंड और एलईजे का प्रमुख मालिक इसहाक पिछले साल सीआईडी के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया था। लाहौर में कज्जाफी स्टेडियम के पास लिबर्टी चौक पर मार्च 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम को लेकर जा रही बस पर तालिबान और एलईजे के आतंकियों ने आधुनिक हथियारों और ग्रेनेडों से हमला कर दिया था। इस हमले में श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कप्तान महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, अजंता मेंडिस, तिलक सबरबीरा, थरंगा पर्वबिताना और चमिंडावास घायल हो गए थे। इस टीम के साथ जा रहे 6 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी हमले में मारे गए थे। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कंपनियों के लिए सोना बन गई है। 9 दिनों में सिंधु की ब्रांड वैल्यू 10 गुना बढ़ गई है। रियो ओलंपिक में पहले जो कंपनियां इनकार कर रही थी, वही अब उन्हें अपने उत्पाद के साथ जोड़ने में जुटी है। ब्रांड और व्यापार रणनीति के विशेषज्ञ हरीश बिजूर का कहना है कि सिंधु की ब्रांड वैल्यू 20 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। ब्रांड वैल्यू के मामले में उन्होंने साइना नेहवाल समेत सभी ओलंपिक पदक विजेताओं को पीछे छोड़ दिया है। साइना की ब्रांड वैल्यू 1 करोड़ है, हालांकि उनके पास 1 दर्जन से अधिक ब्रांड एंडोर्समेंट है। साल 2013 और 2014 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बावजूद पीवी सिंधु को कई कंपनियों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने से मना कर दिया था। सिंधु के ब्रांड प्रबंधन की देखरेख कर रही वेस्टलाइन वेंचर्स के सह संस्थापक रामकृष्णन ने कहा कि हमें सिंधु के प्रयोजन के लिए काफी प्रस्ताव मिले हैं। ब्रांड को बनाने में समय लगता है, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे सिंधु की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, जो काफी अहम है। ओलंपिक से पहले सिंधु का 2 कंपनियों से करार हुआ था, लेकिन ओलंपिक में व्यस्त होने के कारण इसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में इसकी घोषणा होगी। अमेरिकी धरती पर हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शनिवार को वेस्टइंडीज ने बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत को 1 रन से हरा दिया। सेंट्रल बवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में हुए मैच में 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 244 रन बना सकी। भारत को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन अपने 325वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी इस बार कोई करिश्मा नहीं कर सके और इस आखिरी गेंद पर कैच थमा बैठे।
भारत ने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत तो तेज की, लेकिन अजिंक्य रहाणे 7 और उपकप्तान विराट कोहली 16 के रूप में भारतीय टीम ने शुरुआत में ही 2 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बाद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 62 रन और लोकेश राहुल ने धुआंधार साझेदारी कर अगले 43 गेंदों में 79 रन जोड़कर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। भारत की तरफ से लोकेश राहुल ने नाबाद 110 रनों की पारी खेली। राहुल ने 51 गेंदों की अपनी पारी में 12 चौके और 5 छक्के लगाए। इससे पहले भारत के आमंत्रण पर बल्लेबाजी करने उतरे कैरिबियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी और 245 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वेस्टइंडीज के लिए जॉनसन चौथ 79 और एवन लुइस शानदार 100 रनों की आतिशी पारी खेली। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला। भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी से मशहूर शिल्पा शिंदे अपने नए अवतार में आ गई है। शिल्पा के आइटम सॉन्ग का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इससे पहले खबर थी कि शिल्पा पटेल की पंजाबी शादी के एक आइटम नंबर में ऋषि कपूर के साथ नजर आने वाली है। अब उनके इस गाने का नया लुक सामने आ गया है। गाने में शिल्पा ऋषि कपूर और वीरदास के साथ ठुमके लगाते नजर आ रही हैं। अपने मासूमियत और भोजपुरी बोली से लोगों की फेवरेट बनी भाभी जी अपने नए अवतार में काफी हॉट लग रही है। ये गाना फिल्म पटेल की पंजाबी शादी के लिए गाया गया है। डायरेक्टर संजय चहल का कहना है कि शिल्पा फैमिली दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है, साथ ही सेक्सी और संस्कारी का एक शानदार कॉम्बो है। इस गाने के बारे में शिल्पा ने बताया कि ये फिल्म का आखिरी शेड्यूल था और शिल्पा इस गाने को खोना नहीं चाहती थी। संजय चहल निर्देशित इस फिल्म में ऋषि कपूर, वीरदास, पायल घोष और परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं।